हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। इस डायलिसिस के सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे बच्चों पेरिटोनियल डायलिसिस। कल हमने हीमोडायलिसिस पढ़ा और कोशिश की कि कोई भी ऐसी क्वेरी आपकी नहीं रहे जो एग्जाम में पूछी जाए। आज पेरिटोनियल डायलिसिस पार्ट सेकंड डायलिसिस का पूरा करेंगे। उसके बाद डायलिसिस में बनने वाले एमसीक्यू को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि ये टॉपिक परमानेंट आपको लर्न हो जाए। तो फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि इस इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट सभी को मिले। सविता, राज, अभिनव, ललित, पूनम, राकेश, ओम, निकिता, शैलबाला, प्रियंका, दुर्गा, राजेंद्र, सुमन, नेहा, सीतू, आर के सैनी, अजन कुरेशी, रवि रॉय, अक्षय, सुमन, अनिल चौहान, मनोहर, सत्यनारायण, नागेश, वर्षा, रौली यादव, आप सभी को एक बार फिर से जेएनसी परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। इस 4 बजे की इंपॉर्टेंट क्लास का पार्ट सेकंड आज हम पढ़ेंगे जिसमें पेरिटोनियल डायलिसिस को स्टार्ट करेंगे। और मैं हमेशा की तरह कहना चाहता हूं, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो सबसे मैक्सिमम क्वेरी जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर में होता है, उस क्वेरी को मिनिमाइज करते हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं ताकि आपके डाउट्स कोचिंग और क्लासेस से रिगार्डिंग जो भी है तुरंत क्लियर हो जाए। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में परमिशन दिया है लॉकडाउन खुलने का और ये खुशखबरी आप सभी तक पहुंच चुकी होगी। जेआईएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर 24 जनवरी मॉर्निंग और इवनिंग 2 स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहा है। मॉर्निंग बैच का टाइम सुबह 8 बजे से 12:30 बजे होगा। इवनिंग बैच का टाइम 3 से 7 होगा। इस कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ का होगा। मौका है आप आमने सामने बैठ के टीचर के साथ स्टडी कर सकते हो और क्वेरीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन ओपन है और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैं आउटलाइन पुट करा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस। आप रजिस्ट्रेशन लिए 1000 रुपीज को 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके अपनी सीट कंफर्म कर सकते हो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीट रिजर्व करने की। कोर्स का ड्यूरेशन बच्चों 6 मंथ का है और इस 6 मंथ के कोर्स के अंदर एक दिन की भी छुट्टी आपको नहीं होगा। 30 डेज में 30 डेज की क्लासेज होगी और इस कोर्स की फीस है बच्चों 20,000। याद रखिएगा, गर्ल्स और स्वीटी वेलकम टू जेएनसी प्रीमियम। गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल दोनों अवेलेबल है। गर्ल्स हॉस्टल की फीस 6,000 रुपीज पर मंथ है और बॉयज हॉस्टल की फीस 5,000 रुपीज पर मंथ है। फूड, एकोमोडेशन, लाइब्रेरी, ये सारी फैसिलिटीज इस फीस में इंक्लूडेड होगी बच्चों। बस याद रखना, हर मंगलवार को टेस्ट होगा। प्रिंटेड नोट्स की 5 बुक्स मिलेगी और 6 मंथ का एक टिपिकल स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होगी गवर्नमेंट जॉब के लिए जेआईएनसी गुरुकुल में। तो बस अपना सपना साकार करने के लिए जुड़िए जेएनसी परिवार से और लगातार जो जेएनसी के प्रयास है उसको और मजबूती देने का काम करेगा। तो थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। क्लास को कैरी ऑन करने के लिए हम फर्दर मूव करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और आज एक स्पेशल तैयार है। जितने भी मेरे प्रिय पंजाबी स्टूडेंट जितने भी हैं उनको हैप्पी लोहरी। आज का स्पेशल डे आपकी जिंदगी में खुशियां लाए, परिवार में खुशियां लाए आपको और हमेशा खुश रखें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, सफलता का सरल सूत्र है सही काम करें, सही तरीके से करें, सही समय पे करें। यदि आपको जिंदगी में सफल व्यक्ति बनना है तो सही काम करें, सही तरीके से करें और सही समय पे करें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस 3 सफलता के सूत्र, सही काम, सही तरीका और सही टाइम। नोबडी कैन स्टॉप योर ड्रीम। विल बी कैरी ऑन। ओके फाइन। ज्योति, थैंक यू सो मच माय डियर। हम आज पढ़ेंगे बच्चों पेरिटोनियल डायलिसिस। कल हमने पढ़ा था हीमोडायलिसिस। हमने डायलिसिस पढ़ा था 2 टाइप्स का होता है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। मैंने क्लियर मेंशन किया था माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पेरिटोनियल डायलिसिस में कि इनसाइड द बॉडी होता है, हीमोडायलिसिस जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। तो यहां पर एक जो कॉमन क्वेरी बच्चों में रहता है कि पेरिटोनियम क्या है। ये एक क्वेश्चन बनेगा कि पेरिटोनियम क्या है
पेरिटोनियल कैविटी क्या है, लेयर्स क्या है, कैसे वर्क करती है, तो बेसिक जान के फिर हम फर्दर जाएंगे। इवन हमें यह भी देखना है कि पेरिटोनियम में सुप्रा पेरिटोनियल, रिट्रो पेरिटोनियल, इंफ्रा पेरिटोनियल, ये फर्दर कौन कौन से ऑर्गन लोकेटेड होता है। तो बेसिक एनाटॉमी के बाद हम पेरिटोनियल कैविटी में जाएंगे ताकि आपको पेरिटोनियल डायलिसिस क्लियर और इजी वे में समझ आए, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। हियर यू कैन सी पेरिटोनियम जो है ये मीजोडर्म से बना होता है। आपको मैं हमेशा बताता हूं बच्चों, जर्म लेयर की जब हम बात करें तो 3 जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। 3 जर्म लेयर होती है और हर लेयर का अलग रोल होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट को फॉर्मेशन करने में रोल प्ले करती है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि पेरिटोनियम कौन सी जर्म लेयर की बनी होती, तो आपको आंसर क्या पुट करना बच्चों, मीजोडर्म। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पेरिटोनियल डायलिसिस पे बनने वाले सारे एमसीक्यू आपके साथ शेयर करूंगा आज। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने पिछले 2 दिन में क्या लर्न किया है। आई विल आस्क योर साइड, आई विल ट्राई टू जज योर नॉलेज, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो नेक्स्ट 1 आवर की जर्नी में काम कूल होके बैठिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम यहां पर डिस्कस करने वाले। पहली चीज क्लियर हो गई कि पेरिटोनियम कौन सी लेयर का बना होता है, जर्म लेयर में, तो आपको आंसर लिखना बच्चों मीजोडर्म। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। इसके बाद यदि हम फर्दर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ योर बॉडी। दिस इज अगेन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जो लेयर्स होता, मेम्ब्रेन्स होती है, सबसे लार्जेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे विच इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन इन योर बॉडी, तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, पेरिटोनियम। 2 एमसीक्यू मैंने यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पहला था कि पेरिटोनियम किसका बना होता है, मीजोडर्म का बना होता है। दूसरा मैंने पूछा है कि लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, तो बच्चों हम पेरिटोनियम को किसको बोलेंगे बच्चों, पेरिटोनियम को बोलते हैं। ओके फाइन। इसके अलावा द सीरस मेम्ब्रेन फॉर्मिंग लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, डेफिनेटली पेरिटोनियम क्या करती है, पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी की इनर लाइनिंग को फॉर्मेशन करने में मदद करती है। क्योंकि जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं वो या तो पेरिटोनियम के अंदर होगा, या ऊपर होगा, या पीछे होगा, या नीचे होगा। तो पेरिटोनियम के लेफ्ट, राइट, अप, डाउन लोकेटेड होगा। बट एब्डोमिनल जो वॉल होगा उसके इनर सरफेस को कवर कौन करके रखती है बच्चों, पेरिटोनियम। तो दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी टू लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब ये जो पेरिटोनियम, ध्यान से देखना बच्चों, अब ये जो पेरिटोनियम लेयर है यहां पर आपको क्लियरली मेंशन करा बच्चों, पेरिटोनियम मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। या क्वेश्चन बनेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से, पेरिटोनियम मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। आपको याद होगा जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं, कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट पढ़ते हैं, और हार्ट की लेयर बच्चों सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम होता है, देन मायोकार्डियम होता है, देन एंडोकार्डियम होता है। पेरिकार्डियम को फर्दर 2 में डिवाइड करते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। गेट इट एवरीबॉडी। दूसरा जब हम लंग्स पढ़ते हैं, लंग्स की कवरिंग को हम प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा भी 2 में डिवाइड होती है, बाहर वाली को पेराइटल प्लूरा बोलते हैं, अंदर वाली को विसरल प्लूरा बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि पेरिटोनियम की बात करें, पेरिटोनियम फर्दर डिवाइड इनटू 2, दैट इज अ आउटर लेयर जिसको बच्चों पेराइटल पेरिटोनियम कहेंगे। पेराइटल पेरिटोनियम के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, और वो जाकर के एब्डोमिनल वॉल से अटैच होगा। देखिए ये जो आउटर लेयर होगा, ये आपका एब्डोमिनल वॉल है, ये जो दिख रहा है ये एब्डोमिनल वॉल है, और एब्डोमिनल वॉल से जाके जो लेयर अटैच हो रहा है, दैट लेयर वी कैन से पेराइटल पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं बच्चों, पेराइटल पेरिटोनियम। ध्यान से देखिएगा, जब बेसिक आपको पता होगा तभी हम फर्दर जा पाएंगे, आपको पेरिटोनियल डायलिसिस आपको समझ में आएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये आपको जो दिख रहा है लाइनिंग ब्लैक वाला, इसको मैंने एब्डोमिनल वॉल बोला। इसके अंदर जो लेयर दिख रही है उसको पेराइटल बाहर वाला होता है, विसरल अंदर होता है। उसके बाद मैंने लिखा बच्चों इनर लेयर, जिसका नाम है विसरल पेरिटोनियम। बाहर वाला पेराइटल था, अंदर वाला कौन सा, विसरल। लिखा रैप्ड अराउंड विसरल ऑर्गन लोकेटेड इनसाइड द इंट्रापेरिटोनियल स्पेस ऑफ द प्रोटेक्शन। मतलब ये जो होगा दैट वी कैन से विसरल, मतलब इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट आप देखोगे ये पेराइटल है, ये विसरल। ये कौन सा बच्चों, ये विसरल है, ये विसरल पेरिटोनियम। और इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों, दैट वी कैन से पेरिटोनियल कैविटी। ये जो स्पेस है दोनों के बीच में, दैट स्पेस वी कैन से पेरिटोनियल कैविटी। याद रखना, इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है,
50 ml सर्फेक्टेंट पाया जाता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। 50 ml जो है वो सर्फेक्टेंट होता है बच्चों, और इसका काम होता है दैट विल बी टू प्रिवेंट फ्रिक्शन। सीके मेघवंशी, जयंसी गुरुकुल, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये बाहर वाली पैराइटल पेरिटोनियम है, ये अंदर वाली विसरल पेरिटोनियम है। दोनों के बीच के स्पेस को पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, और पेरिटोनियल कैविटी में 50 ml सर्फेक्टेंट होता है बच्चों। दैट क्वेश्चन विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमने हर लेयर के बीच के सर्फेक्टेंट की बात करें, चाहे कार्डियक दैट मींस पेरिकार्डियल सैक की बात करो या प्लूरल कैविटी की बात करो। मैंने यहां पर क्लियरली मेंशन किया पेरिटोनियल कैविटी डज हैव 50 ml सर्फेक्टेंट। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। डायरेक्टली आप पुट करिएगा 50 ml नॉर्मली होता है। जैसे ही ये सर्फेक्टेंट इन्फ्लाम्ड होकर एक्सेसिव अमाउंट में कलेक्ट होता है तो पेरिटोनाइटिस का कारण हो सकता है, असाइटिस बन सकता है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि पेरिटोनियल कैविटी कंसिस्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट। आपको आंसर क्या पुट करना बच्चों? 50 ml। क्या आंसर पुट करोगे? 50 ml। ओके फाइन। अब हम फर्दर कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आपको यह जानना बहुत जरूरी है, जब हम पेरिटोनियम की बात करें, अब पेरिटोनियम में कौन सा ऑर्गन कहां लोकेटेड होता है। यहां दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। मैंने दोनों क्वेश्चन का जिक्र करते हुए आगे बढ़ना है। मैं सारे ऑर्गन का एग्जैक्ट लोकेशन आपको पुट करूंगा कि कौन सा सुप्रा होता है, कौन सा इन होता है, कौन सा इंफ्रा होता है। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, एक इंडेक्स पुट किया है, इसको ध्यान से देखना। 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला इंट्रा पेरिटोनियल, इनटू द पेरिटोनियम। रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है बच्चों, रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है बिहाइंड। ध्यान से देखना बच्चों, रिट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, पेरिटोनियल कैविटी के पीछे, पेरिटोनियल कैविटी के पीछे। और लिखा बच्चों इंफ्रा पेरिटोनियम और सब पेरिटोनियम। याद रखना बिलो, याद रखना बच्चों, बिलो का मतलब डाउन, बिलो का मतलब डाउन। मैं एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर शेयर करूंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक इट राइट नाउ एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि टेररिस्ट को जवाब देना जेआईएनसी आर्मी का काम है। ये जेआईएनसी गुरुकुल की क्लास चली बच्चों, और गुरुकुल में कठोर स्टिक डिसीजन के साथ रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। तो फटाफट सब्सक्राइब करने वाले सब्सक्राइब करें, बाकी लाइक करना ना भूले बच्चों। लाइक इट राइट नाउ एवरीबॉडी। या शाबाश, डू इट, डू इट। क्या बात है, क्या बात है। लाइक इट एवरीबॉडी। अब आपको मैं पर्टिकुलर पुट कर रहा हूं इंट्रा पेरिटोनियल, रिट्रो पेरिटोनियल, देन वी कैन से इंफ्रा पेरिटोनियल। इंट्रा पेरिटोनियल का मतलब याद रखना इन, इंट्रा के मतलब था पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। स्टोमक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है, जुजिनम है, इलियम है, सीकम है, अपेंडिक्स है, ट्रांसवर्स कोलन है, सिग्मोइड कोलन है, इवन रेक्टम का लगभग अपर 1/3 पार्ट। क्यों? बाकी रेक्टम किस में आ जाता है बच्चों? बाकी रेक्टम आपके आ जाता है, दैट विल बी इनटू द पेल्विक कैविटी। दूसरा एसेसरी ऑर्गन में लीवर है, लिम्फेटिक ऑर्गन में स्प्लीन है, अगेन एसेसरी में पेनक्रियाज है। और याद रखना वुमेन्स की ओवरी जो है, वुमेन्स की ओवरी जो है, ऑलमोस्ट आप यूट्रस का स्ट्रक्चर जब देखते हो, फंडस होता है, बॉडी होता है, सर्विक्स होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होता है, देन इनफंडिबुलम होता है, देन ओवरी होता है। ओवरी जो है विल बी लोकेटेड इनटू द इंट्रापेरिटोनियम। वेयर विल बी लोकेटेड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? इंट्रापेरिटोनियम। थैंक यू सो मच रुक्किनी नैग। ओके फाइन। दूसरा बच्चों मैंने रिट्रोपेरिटोनियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए रेस्ट ऑफ ड्यूडिनम, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, रेक्टम का 1/3, पैनक्रियाज का टेल को छोड़ के पूरा पार्ट। बट ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि किडनी कौन सा ऑर्गन है, किडनी कौन सा ऑर्गन है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि किडनी कौन सा ऑर्गन है। तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? रिट्रोपेरिटोनियल। आज के बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो गलत मत करना बच्चों। किडनी कौन सा ऑर्गन है? रिट्रोपेरिटोनियल। उसके साथ एड्रिनल ग्लैंड लिखा है, प्रॉक्सिमल यूरेटर लिखा है, रीनल वेसल्स लिखा है, इंफीरियर वेना कावा आयोटा भी लिखा बच्चों। इंफीरियर वेना कावा आयोटा ये भी बिहाइंड होता है, ये भी पेरिटोनियल कैविटी के बिहाइंड होता है। तो एक तो यहां पर किडनी वाला क्वेश्चन कितनी भी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किडनी कौन सा ऑर्गन है? रिट्रोपेरिटोनियल। कौन सा बच्चों? रिट्रोपेरिटोनियल। दूसरा इंफ्रा में बच्चों रेक्टम को छोड़ के सबसे इंपॉर्टेंट यूरिनरी ब्लेडर, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। सीधा पूछते हैं
सीधा पूछते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर कौन सा ऑर्गन है। याद रखना बच्चों, इंफ्रापेरिटोनियल, इंफ्रापेरिटोनियल, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। किडनी पीछे होता है दैट वी कैन से रिट्रोपेरिटोनियल, यूरिनरी ब्लैडर डाउन होता है दैट वी कैन से इंफ्रापेरिटोनियल। बाकी गोनेडल मैंने लिखा है, ब्लड वेसल्स है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। एक ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर। दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है किडनी, दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ किडनी, तो किडनी रिट्रोपेरिटोनियल और यूरिनरी ब्लैडर इंफ्रापेरिटोनियल। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब फाइनली हमें देखना है पेरिटोनियल डायलिसिस। फाइनली हमें देखना बच्चों पेरिटोनियल डायलिसिस। मैंने क्लियर मेंशन किया था हीमोडायलिसिस आउटसाइड द बॉडी, पेरिटोनियल डायलिसिस इनसाइड द बॉडी। पेरिटोनियल में फर्दर टाइप्स आपके साथ शेयर करूंगा, पहले मीनिंग डिस्कस कर लीजिएगा बच्चों। वेस्ट एंड वाटर आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इनसाइड द बॉडी। आपको मैंने कहा था हीमोडायलिसिस में बताया था आउटसाइड द बॉडी, हीमोडायलिसिस में बताया था आउटसाइड द बॉडी। दूसरा यूजिंग पेरिटोनियम एज ए नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और हीमोडायलिसिस में मैंने बताया था बच्चों आर्टिफिशियल, हीमोडायलिसिस में बताया था आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और पेरिटोनियल डायलिसिस में नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कौन करेगा बच्चों? पेरिटोनियम। कौन काम करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? पेरिटोनियम। तो एग्जैक्टली मीनिंग है ये बॉडी के इनसाइड कंडक्ट किया जाता है, इसमें नेचुरल पेरिटोनियम पार्टिसिपेट करती है, हीमोडायलिसिस आउटसाइड द बॉडी कंडक्ट करते हैं, और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन वहां फिल्ट्रेशन का काम करेगी। तो यहां तक कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन की कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस को अवॉइड करना है। डेफिनेटली पेरिटोनियल कैविटी में डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर में हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस होता है। हीमोडायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपने हाइपोटेंशन बढ़ा, पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस पढ़ेंगे आगे बच्चों, पेरिटोनाइटिस पढ़ेंगे। आई वाज क्लियरली मेंशन किस कंडीशन में पेरिटोनाइटिस वाले पेशेंट को हम पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस है। रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी वाले पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस को अवॉइड करना, इट विल कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन। देन एब्डोमिनल अडेशन, देखिए बच्चों अडेशन को बोलते हैं चिपकना, दैट इज अडेशन, स्टिक टुगेदर, दैट वी कैन से अडेशन। सपोज इंटेस्टाइन का कोई पार्ट है और वो पार्ट क्या होगा? स्टिक हो गया एक दूसरे में, और क्या कॉज कर दिया? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्योंकि अडेशन जो वन ऑफ द कॉज आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो एब्डोमिनल अडेशन में हमें अवॉइड करना है। और फाइनली अदर जीआई ट्रैक्ट प्रॉब्लम सच एज डाइवर्टिकुलोसिस। देखिए बच्चों, आई वाज पुट इट वेरी वेल, देयर इज अ डाइवर्टिकुलोसिस। यू कैन सी एवरीबॉडी, that is a diverticulosis. We are going to see डाइवर्टिकुलोसिस का और डाइवर्टिकुलाइटिस का मीनिंग बताता हूं बच्चों मैं आपको क्लियरली। ये आपका इंटेस्टाइन, यू कैन सी, ये आपका इंटेस्टाइन है, ये आपका नॉर्मल इंटेस्टाइन है। दूसरा, ये जो इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइनल जो वॉल है उसका इस तरीके से पाउच बन गया, that we can say diverticulosis। और इसी के अंदर यदि इंफ्लेमेटरी प्रोसेस हो गया, that condition we can say diverticulitis। बहुत इजी मीनिंग है, मैं आपको क्लियर मेंशन कर देता हूं। डाइवर्टिकुलोसिस और डाइवर्टिकुलाइटिस में क्या डिफरेंस है? यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये आपके इंटेस्टाइन वॉल का प्लेटफॉर्म है, वॉल में वीकनेस होने की वजह से एक पाउच बना, जैसे पाउच बना दैट कंडीशन वी कैन से डाइवर्टिकुलोसिस। क्या बोलते हैं? डाइवर्टिकुलोसिस। और इस पाउच में जैसे ही इंफ्लेमेटरी प्रोसेस हुआ, दैट कंडीशन वी कैन से डाइवर्टिकुलाइटिस। दैट गेट्स एवरीबॉडी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्टिकुलोसिस और डाइवर्टिकुलाइटिस। ओके फाइन। तो ये वो कंडीशन है जहां पर हमें अवॉइड करना है बच्चों पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब बात आती है कि पेरिटोनियल डायलिसिस जब भी हम पेशेंट को करेंगे तो प्रोसेस क्या होगा। मैंने आपको पेरिटोनियल कैविटी के बारे में बताया। प्रोसेस की बात करें,
सबसे पहला पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, पेरिटोनियल डायलिसिस करने से पहले कैथेटर को इंसर्ट करना, पैरामीटर को मेजर करना, लोकेशन को फाइंड आउट करना, साइट ऑफ कैथेटर को सेलेक्ट करना, ये डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर देखिएगा सिलिकॉनाइज्ड रबर कैथेटर, यहां पर एक इमेज आपको दिख रहा होगा, सिलिकॉनाइज्ड रबर कैथेटर जिसको हम टेनकॉफ कैथेटर। दिस इज अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। क्वेश्चन सीधा पूछते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस में कौन से टाइप्स का कैथेटर यूज करते हैं। आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों, टेनकॉफ कैथेटर। आपको आंसर क्या लिखना होगा, टेनकॉफ कैथेटर। इंसर्टेड इनटू द क्लाइंट्स पेरिटोनियल कैविटी अलाउ इन्फ्यूजन ऑफ द डायलिसिस फ्लूइड। डेफिनेटली जब भी पेशेंट को हम डायलिसिस करेंगे, स्पेशली पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे, तो पेरिटोनियल डायलिसिस करने में कैथेटर को इंसर्ट करेंगे और कैथेटर जो होगा उसका नाम है टेनकॉफ कैथेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, टेनकॉफ कैथेटर, फर्स्ट थिंग। दूसरा, अब इंसर्ट कहां करेंगे, 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस। सपोज ये पेशेंट का एब्डोमेन, ध्यान से देखना बच्चों, ये पेशेंट का एब्डोमेन है, ये पेशेंट का अम्बलाइकस है। क्या है, ये पेशेंट का अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस। और इस अम्बलाइकस से नीचे की ओर जाओगे तो लगभग 3 to 5 सेंटीमीटर, लगभग 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो, ये वो साइट है जहां पर कैथेटर को इंसर्ट किया जाएगा बच्चों, जहां पर कैथेटर को इंसर्ट किया जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। एग्जैक्ट लोकेशन वेयर विल टेनकॉफ कैथेटर विल इंसर्ट फॉर डूइंग पेरिटोनियल डायलिसिस। हियर यू कैन सी। तो हमने क्या किया, पेशेंट का एब्डोमेन में अम्बलाइकस पार्ट को सिलेक्ट किया, उसके डाउन गया 3 to 5 सेंटीमीटर डाउन की और साइड को सेलेक्ट किया, और यहां पर किसको पुट करना होता है बच्चों, टेनकॉफ कैथेटर को। किस कंडीशन में, ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर बच्चों, कैथेटर टनल्ड अंडर द स्किन थ्रू द फैट मसल्स टिश्यू ऑफ द पेरिटोनियम, इट स्टेबलाइज विद द इन्फ्लेबल डैक्रोन कफ। देखिएगा इस पिक्चर को, ये जो दिख रहा है ये डैक्रोन कफ है, ये जो दिख रहा है ये डैक्रोन कफ है बच्चों। क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा, क्या करना होता है, जब हम एब्डोमेन में पेशेंट का टेनकॉफ कैथेटर को पुट करते हैं अम्बलाइकस के जस्ट 3 to 4 सेंटीमीटर, और यहां जब कैथेटर को इंसर्ट करेंगे तो कैथेटर को अपनी जगह फिक्स करने के लिए इसी कैथेटर में क्या बना होता है बच्चों, डैक्रोन कफ बना होता है। और इस डैक्रोन कफ में एयर को इनफ्लेट करते, क्या करते हैं बच्चों, एयर को इनफ्लेट करते हैं। और ये कहां लोकेटेड होता है, ये मसल्स और अंडर द स्किन होता है, जिसकी वजह से जब कैथेटर पुल होता है तो अपनी जगह से डिसलोकेटेड नहीं होगा, डिसलोकेटेड नहीं होगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एयर कहां इनफिल्ड करते हैं, डैक्रोन कफ में। कहां करते हैं बच्चों, डैक्रोन कफ में। ये छोटी छोटी वो बातें हैं जो सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यू शुड ट्राई टू लर्न each and everything which is delivered by the JINC Nursing YouTube channel. You will try it everybody. So that is a way how to prepare. पहली बात याद रखना, टेनकॉफ कैथेटर यूज करते हैं। दूसरा याद रखना, कैथेटर को अम्बलाइकस के 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो पुट करते हैं। तीसरा याद रखना, डैक्रोन कप में एयर इन्फ्लेट करके कैथेटर को फिक्स किया जाता है। अब यह 3 स्टेप्स तो आपने देख लिया, ये कैथेटर एब्डोमिनल के द्वारा पेरिटोनियल कैविटी में लगाने के तरीके थे, लगाने के तरीके थे। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब क्या बात आएगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अब आपको पेरिटोनियल डायलिसिस करना है। मतलब आपने कैथेटर लगा दिया, कैथेटर लगाने के बाद सिंपल वही तरीका हीमोडायलिसिस की तरह डायलिसेट डालना पड़ेगा, पेरिटोनियल कैविटी में रोकना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ताकि वेस्ट जो आएगा वो उस ब्लड में जो वेस्ट प्रेजेंट है वो पेरिटोनियल कैविटी के नेचुरल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के द्वारा फिल्टर होने के बाद वेस्ट को डायलिसेट एब्जॉर्ब करेगा और उसको एक्सक्रीट करेगा। तो यह 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा बच्चों, 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने क्लियर लिखा है, देखिए 3 टर्म्स, फिल, ड्वेल, ड्रेन। इन तीनों टर्म्स में तीनों क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सबसे पहले फिल्म लिखा 1 to 2 लीटर ऑफ डायलिसिट 10 to 20 मिनट्स। मतलब बच्चों ये पेशेंट का पेरिटोनियल कैविटी, ध्यान से देखना बच्चों, ये पेशेंट का पेरिटोनियल कैविटी है, सपोज दिस इज द पेरिटोनियल कैविटी, और ये वो जगह है जहां पर कैथेटर को इंसर्ट किया, जहां पर कैथेटर को इंसर्ट किया। आपने देखा होगा बच्चों अलग अलग 2 वे कैथेटर होता है जहां कैथेटर को इंसर्ट किया, यू कैन सी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस कैथेटर के द्वारा इस पेरिटोनियल कैविटी में क्या डाला बच्चों,
1 to 2 लीटर डायलासेट को डाला। किसको डाला? 1 to 2 लीटर डायलासेट। मैंने बताया था बच्चों हीमोडायलिसिस में डायलासेट का काम क्या होता है, जो वेस्ट प्रेजेंट होता है ब्लड में, फिल्टर होने के बाद उसको एब्जॉर्ब करके और एक्सक्रीट आउट करने का काम होगा। हियर यू कैन सी, तो 1 to 2 लीटर। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है कि जब भी पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं तो डायलासेट कितना यूज करते हैं, तो आपको अमाउंट लिखना 1 to 2 लीटर। कितने टाइम में आपको एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी में पुट करना है, तो आपको आंसर लिखना 10 to 20 मिनट्स। क्या लिखोगे बच्चों? 10 to 20 मिनट्स। ओके फाइन। दूसरा है ड्वेल टाइम। देखिए ड्वेल टाइम का मतलब होगा डायलासेट को पेरिटोनियल कैविटी में एडमिनिस्टर करने के बाद स्टिल वहीं रहना, स्टिल रिमेन वहीं रहना। There's a remain in the peritoneal cavity around 20 minutes to 8 hours depending on the type of dialysis। मतलब आपने 10 से 20 मिनट में डायलासेट को डाला। कहां डाला बच्चों? पेरिटोनियल कैविटी में। और डालने में टाइम कितना लगा? 10 से 20 मिनट। डालने के बाद मिनिमम 20 मिनट्स और मैक्सिमम 8 आवर या उससे ज्यादा तक उस सब्सटेंस को पेरिटोनियल कैविटी में रखना है, ताकि फिल्टर होने के बाद ब्लड में प्रेजेंट वेस्ट को एब्जॉर्ब करके। और थर्ड स्टेप्स का नाम है बच्चों ड्रेन। ड्रेन जिसको हम आउटफ्लो बोलते हैं, और ड्रेन आउट होकर के बॉडी से ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वेस्ट जो है वो आउट हो जाए। वेस्ट जो है आउट। जाकिर चौधरी, थैंक यू सो मच। तो फिल, ड्वेल, ड्रेन, ये 3 स्टेप्स याद रखना। फिल में 1 to 2 लीटर डायलासेट, टाइम 10 से 20 मिनट। क्वेश्चन टाइम पे भी पूछा जाता है। दूसरा ड्वेल टाइम मिनिमम 20 मैक्सिमम 8 आवर्स। तीसरा ड्रेन का मतलब जो वेस्ट था उसको ड्रेन आउट करना। ये 3 स्टेप्स में पेरिटोनियल डायलिसिस कंप्लीट होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं एक एक वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके साथ शेयर करूंगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। लगभग मोर देन 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें बच्चों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा याद रखना, एक कहानी आपको बताता हूं बच्चों, एक कहानी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक बार जंगल में बरगद के पेड़ पे, जंगल में बरगद के पेड़ पे चील अपना घोंसला बना के रहती थी। ध्यान से सुनना बच्चों। जंगल में बरगद के पेड़ पे चील अपना घोंसला बना करके रहती थी, और उसी घोंसले में उस चील ने अंडे दिए। उसी घोंसले में उस चील ने अंडे दिए, और उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक बदमाश मुर्गी रहती थी बच्चों, बदमाश मुर्गी। और उस बदमाश मुर्गी ने भी वहां पर अंडे दे रखे थे। ऊपर चील के अंडे बरगद के पेड़ के ऊपर, और बरगद के पेड़ के नीचे उस मुर्गी के अंडे। और एक दिन क्या हुआ, वो चील के घोंसले से एक अंडा निकला और मुर्गी के घोंसले में आकर गिरा। मुर्गी के घोंसले में आकर गिरा। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वो अंडा ब्रेक हुआ और उस चील का बच्चा अंडे से बाहर निकला। वहीं 7 वाले अंडे ब्रेक हुए और उस मुर्गी के बच्चे अंडे से और धीरे धीरे वो बड़े होने लगे, क्योंकि वो चील का अंडा था, बट उसको नहीं पता था कि मैं चील का बच्चा हूं। वो मुर्गी के बच्चों के साथ रहने लगा, बड़ा होने लगा, अपना परिवार माना। और धीरे धीरे जैसे मुर्गी जाके दाना लेके आती, वो भी दाना लेके आने लगा। जब मुर्गी कुकू कुकू करती है तो वो भी कुकड़ू कुकू करता है। ठीक मुर्गी की वो सारी एक्टिंग, वो सारी एक्टिविटी उसने लर्न कर लिया, और धीरे धीरे मुर्गी के परिवार के साथ वो बड़ा हुआ, और उस मुर्गी को अपनी मां मानता था, और वो जो साथ में सहपाठी थे उनको अपने भाई बहन मानता था। और धीरे धीरे क्या हुआ बताओ? पता है, एक दिन उसी चील के बच्चे ने मुर्गी से पूछा। वो चील का बच्चा खड़े खड़े से ऊपर देखा और ऊपर कोई उड़ रहा था। उसने मुर्गी ने पूछा, मां, चील के बच्चे ने मुर्गी से बोला, मां ये ऊपर क्या है? तो बोला ये तो चील उड़ रहा है, चील का बच्चा उड़ रहा है। तो क्या मां हम नहीं उड़ सकते? मुर्गी ने बोला, तुम मुर्गे हो, तुम उड़ नहीं सकते, वो चील है जो उड़ रही है। और उस मुर्गे ने मान लिया कि मैं उड़ नहीं सकता, उसी मेंटेलिटी के साथ जीता रहा, और धीरे धीरे वो एक दिन मर गया। धीरे धीरे एक दिन मर गया। मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस पूरी कहानी का समरी क्या है? आप जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ करने का आपका मन है, बट आपका दोस्त,
आपका पड़ोसी, आपका नियरेस्ट, आपका डियरेस्ट, आपका वो पड़ोसी जो कहेगा तू नहीं कर सकता, ये तेरे से नहीं होगा, तू सोचना भी मत क्योंकि तेरे बस की बात नहीं है, ये वो लोग बोलते हैं और हम उसको मान लेते हैं। और जो सोचा था, जो उम्मीद जगी थी, उसको मुट्ठी में बांध करके और बैठ जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसने बोला। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस तरीके के लोग अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, अपने सपनों को मार देते हैं, अपनी सोच को मार देते हैं, अपनी मेहनत को मार देते हैं। दैट मीन्स if you are decided कि I will crack central government exam, nobody can cross you. When you decided I will go and crack central government exam, nobody can cross you. कभी भी अपने सपनों को मारे नहीं, ना किसी की सुननी है। अपने आपने डिसाइड कर लिया तो दुनिया क्या बोल रही है उसको नहीं देखना है, ये देखना मैं क्या कर रहा हूं। और एक दिन आप वहां पहुंच जाओगे जहां आपने जाने का सोचा था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपको डिसाइड करना है, आपको ठानना है, आपके अंदर वो आग और वो मेहनत की हंगर होनी चाहिए कि मुझे जिंदगी में कुछ बन के दिखाना है। तो इस तरीके के मुर्गियां और चील आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और जिस दिन आप स्काई में फ्लाई करोगे तो सिर्फ कहेंगे वो कौन जा रहा है, वो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बन के साइकिल से फ्लाइट पे जा रहा है। उसने अपनी तकदीर बदली, उसने अपनी दुनिया बदली, उस साइकिल पे था, उसने उड़ने का सोचा, डिसाइड किया, मेहनत की, आज वो अपने सपनों के साथ फ्लाई कर रहा है, स्काई में फ्लाई कर रहा है। I want every future nursing officer, you will fly yourself in the sky, you will lie your dream with your happiness. Don't think about what the public can say. Don't think about what the people can say. What you think, you will do it, you will take a step forward, go forward till your destination. I am there, my loving future nursing officer. इस हंगर के साथ काम करना है हमें। वो चील का बच्चा मुर्गी के कहने वाली बात नहीं माननी है, हमें उड़ने के लिए प्रिपेयर होना। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, हम पेरिटोनियल डायलिसिस की बात कर रहे थे और पेरिटोनियल डायलिसिस मैंने 3 स्टेप्स आपको यहां पर बताएं। स्टेप्स यहां पर आप बताएं बच्चों, फिल, ड्वेल और ड्रेन। हम फर्दर पुट करते बच्चों, यहां 3 इमेज आपको दिख रहा है। पहला स्टेप में मैंने क्या बोला था बच्चों, फिल। ये कौन है, डायलासेट। ये कौन है बच्चों, डायलासेट। हमने डायलासेट को कहां पुट किया, पेरिटोनियल कैविटी। ये अपना पहला स्टेप था जिसको मैंने कहा था बच्चों फिल। वहीं दूसरा स्टेप से मैंने बताया था बच्चों ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है डायलासेट को एडमिनिस्टर करने के बाद पेरिटोनियल कैविटी में रिमेन रहना। दैट इज अ ड्वेल टाइम, दैट इज अ ड्वेल टाइम। ओके फाइन। देन थर्ड वन बच्चों मैंने कहा था ड्रेन। अब क्या हुआ, आपने पहले डायलासेट को पुट किया, फिर ड्वेल हुआ, फिर क्या होगा बच्चों, ड्रेन, फिर क्या होगा बच्चों, ड्रेन। इस तरीके से तीनों स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और ये एक साइकिल पूरा होता है। मैं आपको इसके फर्दर बहुत सारे टाइप्स के बारे में बताऊंगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। आप सभी का प्यार उसने ऐसे ही बना रहे। एक बार फिर से एक इमेज के द्वारा बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा बच्चों ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये जो दिख रहा है बच्चों, ये डायलासेट है। मैंने कहा था 1 to 2 लीटर, 1 से 2 लीटर क्या पुट करते हैं, डायलासेट 10 to 20 मिनट्स में। आपने डायलासेट को कहां पुट किया बच्चों, पेरिटोनियल कैविटी। और पेरिटोनियल कैविटी में पुट करने के बाद में आप 20 मिनट से लेकर के 8 आवर और उससे ज्यादा तक क्या कर सकते हो बच्चों, ड्वेल कर सकते हो। फिर आपको क्लैम करना है डायलासेट को, और इस ड्वेल के बाद आपको क्या करना बच्चों, ड्रेन करना है। क्या करना है, ड्रेन करना है। जब ये ड्रेन होगा तो वेस्ट को लेकर के बाहर निकलेगा और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा नीचे बाहर की ओर आएगा। ओके फाइन। अब मैं यहां पर एक क्लियरली आपको एक वीडियो पुट करना चाहता हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू कैन सी I will put here that you can see. This is the peritoneal dialysis. यहां पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, दिस इज द पोर्शन, हियर यू कैन सी। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वो पेरिटोनियल कैविटी बच्चों। यहां पर हम क्या पुट करें, विनोद कुमार क्रिएशन डोनेटिंग 20 रुपीज टू द
JINC Student Fund. Thank you, Vinod, for superb chat. Here you can see. See everybody. This is the peritoneal cavity. इसी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर बच्चों कैथेटर को इंसर्ट किया. इस कैथेटर का नाम क्या था बच्चों क्या नाम था? व्हाट वी कैन से टेनकॉप कैथेटर. और मैंने कहा था टेनकॉप कैथेटर को जब भी हम पुट करेंगे तो डायरेक्टली कहां पुट करते हैं? जस्ट 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्लाइकस. 3 से 5 सेंटीमीटर अम्लाइकल के नीचे हम पुट करते हैं बच्चों. ओके फाइन. यू कैन सी फर्दर दैट इज अ प्रोसीजर. How to administer, how to retain, how to remove. That you can see everyone. That is a dialyset will be enter in your peritoneal cavity. You can see everybody. एंटर होने का टाइम बच्चों 10 से 20 मिनट का था. एंटर होने के बाद 20 मिनट से 8 घंटे तक रख सकते हो. और इस प्रोसीजर के द्वारा जितना भी वेस्ट है बच्चों ध्यान से देखिए. वेस्ट कहां जा रहा है? डायलिसेट में. और प्योर ब्लड वापस फिल्टर होकर वापस जा रहा है. दैट इज अ वे हाउ टू वर्क योर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बच्चों. हाउ टू वर्क योर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. यू कैन सी एवरीबडी. Then what we will do? We will drain it. You can see. We will drain it. That is steps how to work peritoneal dialysis. Okay, fine. Now we are going to see what are the types. क्योंकि peritoneal dialysis के बहुत सारे types हैं. Mainly 2 types हम पढ़ेंगे. उसके अंदर सब types पढ़ेंगे. एग्जाम में types पे क्वेश्चन आता है. पर्टिकुलर टाइप पे पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है. मेनली यहाँ पर 2 types हम पढ़ेंगे. उसके अंदर सब types पढ़ेंगे. यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा. That is a CAPD, continuous ambulatory peritoneal dialysis. यहां पर स्पेशल यदि कंटिन्यूअस का ऑटोमेटेड का बात करें बच्चों, जब हम कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें, यहां पर ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें तो दोनों में काफी मेजर डिफरेंस है. हियर यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स डज नॉट रिक्वायर मशीन फॉर द प्रोसीजर. मतलब हीमोडायलिसिस की तरह या ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस की तरह किसी भी टाइप्स की पर्टिकुलर मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगा कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस में. और दूसरा खास बात, ये सेल्फ डायलिसिस है बच्चों. आप खुद परफॉर्म कर सकते हो. यहां किसी की मदद की जरूरत नहीं. यू विल परफॉर्म योरसेल्फ व्हेन यू वांट. यू विल परफॉर्म योरसेल्फ. और ये 24 आवर्स अ डे आप परफॉर्म कर सकते हो. सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपको टाइम मिले, यू विल बी परफॉर्म माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन. अर्पण विलियम्स, थैंक यू सो मच माय डियर. 7 डे वीक भी कर सकते हो, 24 घंटे में कर सकते हो, हर दिन कर सकते हो, 7 दिन में 7 दिन भी आप कर सकते हो. और सबसे खास बात, इसमें 4 डायलिसिस साइकिल को फॉलो करना होगा बच्चों. मैंने लिखा क्लियरली 24 आवर्स में यदि आपको करना होगा तो ओवरनाइट में 8 आवर आपको ड्वेल टाइम रखना पड़ेगा. क्योंकि 3 स्टेप था, फिल, ड्वेल और ड्रेन. ड्वेल टाइम जो है, यदि 24 आवर्स आपको डायलिसिस कंडक्ट करना है तो नाइट का जो ड्वेल टाइम होगा बच्चों, नाइट का जो ड्वेल टाइम होगा वो 8 आवर्स का होगा. नाइट वाला जो ड्वेल टाइम होगा बच्चों 8 आवर्स का होगा. व्हेन वी आर गोइंग टू बी कंडक्ट इन 24 आवर्स, देन डायलिसिस अगेन 1.5 से 2 लीटर, लगभग 1 से 2 लीटर हम पुट कर सकते हैं. दिन में 4 बार आप एब्डोमेन में पुट कर सकते हैं, 4 साइकिल में. और याद रखना, जब भी हम एक्सचेंज करते हैं तो कैथेटर को क्लैम करना होता है. एक्सचेंज का मतलब आपने पहले डायलिसिस डाला, देन ड्वेल हुआ, देन ड्रेन हुआ. सेकेंड टाइम हम पुट करें, एक्सचेंज करते समय कैथेटर को क्लैम करना है टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन. इसके अलावा मैंने यहां पर ऑटोमेटेड पुट किया क्योंकि आजकल ऑटोमेटेड जो है एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है. ऑटोमेटेड पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम आता है. मैंने कहा था बच्चों, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी में मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑटोमेटेड में मशीन चाहिए. ऑटोमेटेड जो है डज रिक्वायर्ड पेरिटोनियल साइक्लिक मशीन. यहां पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा, यहां पर आपको इमेज दिख रहा होगा, ये ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस मशीन है. एग्जैक्टली आजकल जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं. ये ऑटोमेटेड डायलिसिस मशीन का इमेज है बच्चों. ये ऑटोमेटेड
डायलिसिस किट है और ये ऑटोमेटेड डायलिसिस मशीन है जिसमें हम किट को कनेक्ट करते हैं। डायलिसिस मशीन डायलिजर को लेता है और ये मशीन अपने आप पूरे प्रोसीजर को रेगुलेट करता है, ऑटोमेटिक है। एक बार स्टार्ट करके सेट कर दिया तो अपने आप ये ड्वेल टाइम भी करेगा, अपने आप ये दैट वी कैन से ड्रेन भी करेगा, फिल भी होगा। दैट विल बी डूइंग बाय देयर सेल्फ, दैट विल बी डूइंग बाय देयर सेल्फ। यहां पर आप देख सकते हो सॉल्यूशन बैग लगा हुआ है, यहां से डायलासेट आपकी बॉडी में जा रहा है, जाने के बाद ड्वेल हो रहा है और ड्वेल के बाद अपने आप क्या हो रहा है बच्चों, ड्रेन हो रहा है, अपने आप क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। दैट डिवाइस वी कैन से ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इसके फर्दर टाइप्स की बात करें, इसके फर्दर हम टाइप्स की बात करें बच्चों, तो पहला टाइप लिखा है कंटिन्यूअस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, सीसीपीडी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम का है। यहां पर आपको साइकिल सेट करने होंगे और यू शुड डायलिसिस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 साइकिल, 3 साइकिल होंगे और इसमें भी बच्चों एट नाइट जो 1 साइकिल होगा उसमें 8 आवर का ड्वेल टाइम होगा, क्यों नाइट के अंदर बॉडी की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो ड्वेल टाइम हमें बढ़ाना पड़ता है। 8 आवर्स मैंने मैक्सिमम बताया था, 8 आवर्स तक का ड्वेल टाइम रखना होगा ताकि आप ब्लड को क्लियरली फिल्टर कर सको। वही मैंने मेंशन किया है क्लाइंट डज नॉट नीड टू बी एक्सचेंज ऑफ द ड्यूरिंग द डे। इस पेशेंट को कोई जरूरी नहीं आप डे के टाइम एक्सचेंज करो, नाइट में कर सकते हैं। दूसरा लिखा इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब होता है बच्चों इंटरवल। इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस, डायलिसिस इज परफॉर्म फॉर द 10 to 14 आवर 3 to टाइम्स अ वीक, मतलब हफ्ते में 3 से 4 बार कर लिया, तीनों प्रोसीजर का टाइम लगभग 10 to 14 आवर्स रख लिया, दैट वी कैन से इंटरमिटेंट। ये भी सेट प्रोसीजर होता है, ये भी सेट प्रोसीजर होता है। तो मैं पर्टिकुलर टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट आता है नाइट पेरिटोनियल डायलिसिस। नाइट पेरिटोनियल डायलिसिस डज परफॉर्म 8 to 12 आवर ईच नाइट विथ नो डे टाइम फॉर एक्सचेंज और ड्वेल। दिन में नहीं परफॉर्म करते, ना कोई दिन का या ड्वेल टाइम होता है। व्हेन यू परफॉर्म पेरिटोनियल डायलिसिस में यदि आप ऑटोमेटेड को नाइट में परफॉर्म कर रहे हो तो 8 से 12 घंटे का ईच नाइट का ये प्रोसीजर होगा और ये सेट वॉल्यूम, सेट ड्यूरेशन या प्रोसीजर होगा। ये मैं पर्टिकुलर कंटिन्यूअस साइकिल की बात करें, चाहे इंटरमिटेंट की बात करें, चाहे नाइट की बात करें, तीनों का ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों। ओके फाइन। अब फर्दर एक इंपॉर्टेंट यहां पर इंफॉर्मेशन देते हुए फर्दर कैरी ऑन करूंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इंफॉर्मेशन यही कि जो बर्थडे स्पेशल ऑफर जो जेएनसी ने दिया आप सबकी डिमांड पे, उसको आज के दिन एक्सटेंड किया है। 12 तक ये ऑफर था बट 13 को भी प्रेजेंट रखा बच्चों की डिमांड पर। ऑफर अभी भी 5999 है, जहां पर आप जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर से जुड़ के ऑनलाइन कोचिंग कोर्स को परचेज कर सकते हो। घर बैठे, जॉब पे बैठे, ड्यूटी टाइम, कॉलेज टाइम अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हो। और याद रखना बच्चों, एक कोर्स है, 1 कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट के साथ साथ रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, वो सब कुछ दिया है जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में जरूरी होता है। तो इसके अंदर OT-ICU भी है, 5 ईयर पेपर भी है, यूनिट वाइड टेस्ट भी है, रीजनिंग मैथ्स भी है, सब कुछ है एक कोर्स में। वो सब कंटेंट जो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो ऑफर जो है आपकी रिक्वेस्ट पे आज ओनली फॉर टुडे नाइट, मिडनाइट 12 मिडनाइट, लगभग रात को 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। इसी प्राइस से आप होगा और कल ये ऑफर बढ़ करके मोर देन 6 और मोर देन 7,000 हो जाएगा। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन विद द जेएनसी फैमिली टू मेक फ्यूचर ब्राइटर। ओके फाइन। अब फर्दर कैरी ऑन करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस को। बच्चों मैंने क्लियरली लिखा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, यहां क्वेश्चन बनेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। मैंने आपको हीमोडायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन बताया, आप सभी ने कहा था कि हाइपोटेंशन मोस्ट कॉमन होता है। यदि हम बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस की, एब्डोमिनल पेन हो सकता है बच्चों, ब्लेडर और बाउल परफोरेशन, ब्लेडर और बाउल परफोरेशन हो सकता है ओवरलोड की वजह से, इनसफिशिएंसी आउटफ्लो हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, लीकिंग हो सकता है कैथेटर, और सबसे इंपॉर्टेंट पेरिटोनाइटिस। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का याद रखना, एक डिजीज हम पढ़ते हैं बच्चों अपेंडिसाइटिस, एक डिजीज हम पढ़ते हैं अपेंडिसाइटिस, और अपेंडिसाइटिस का कॉम्प्लिकेशन भी कौन है बच्चों, पेरिटोनाइटिस। और याद रखना पेरिटोनियल डायलिसिस का भी कॉम्प्लिकेशन कौन है बच्चों, पेरिटोनाइटिस। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ। दे आर आस्किंग मेनी टाइम्स कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इफ द पेशेंट डज under peritoneal या after peritoneal dialysis. You should put the answer peritonitis, inflammation into the
पेरिटोनियम, दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन भी आया कि अपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन है, तो भी आपको आंसर बच्चों पेरिटोनाइटिस लिखना, पेरिटोनाइटिस। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके फाइन, तो ये तो यहां तक तो बच्चों जर्नी थी डायलिसिस की। अब आपका टाइम है, अब आपका टर्न है। टाइप 1 पढ़ा, टाइप 2 पढ़ा, डायलिसिस पूरा किया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और एक भी क्वेश्चन गलत हो गया नालायक बच्चों तो मार पड़ेगी। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना, 2 बार पढ़ना, वेट करना, क्वेश्चन को समझना, फिर आंसर देना। और ये क्वेश्चन आपको दोनों टाइप्स को क्लियरली रिवाइज करेगा। एनक्लिक्स बेस भी पढ़ रहे हैं हम लोग, यहां पर बेसिक भी पढ़ रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है जिस टॉपिक को कंप्लीट करते उसके बाद कोई क्वेरी आपके ब्रेन में ना रुके। तो यू विल फाइंड आउट इट एवरीबॉडी। आई विल पुट द एमसीक्यू, यू कैन सी एवरीबॉडी। व्हाट एजेंट मे बी एडेड टू द डायलासेट? कौन सा एजेंट जो है वो डायलासेट में ऐड करते हैं? कौन सा एजेंट जो है वो डायलासेट में ऐड करती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यू कैन सी हिपेरिन, you can see potassium, you can see antibiotic, you can see all of the above बच्चों। देखो आपकी नजर जो है वो रेड लाइन पे जाती सीधी। हमेशा आपकी नजरें वो सर्च करती है कि राइट आंसर कहां पर है और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही बच्चों। हिपेरिन यहां पर आपका आंसर जबरदस्ती चला आया। हिपेरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट ड्रग है, एंटीकोगुलेंट ड्रग है जिसका काम है बच्चों यहां पर प्रिवेंट ब्लड क्लॉट इनटू ट्यूब्स। जो ट्यूब्स है उसमें ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो हिपेरिन जो बच्चों हमेशा ध्यान है आपको, ये आईवी एंटीकोगुलेंट। कौन सा बच्चों? ये आईवी एंटीकोगुलेंट है। मैंने कहा था नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी बोल सकते हैं। या बिल्कुल सही आंसर, बड़ा आसान एमसीक्यू था और लगभग 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। हर बच्चा आंसर पुट करने की कोशिश करे ताकि आपका जो गजनी वाला फीलिंग है, गजनी वाली जो हरकत है और वो मेमोरी फॉरगेट करने वाली मिनिमाइज हो जाएगी। Which of the following is a common complication of hemodialysis? देखिए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस पूछा है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, कंफ्यूज मत होना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यू कैन सी ascites, you can see hypotension, you can see oliguria, you can see peritonitis. Put the right answer everybody, put the right answer. Which of the following most common complication of hemodialysis? Hemodialysis का most common complication आपको पूछा है, फटाफट आंसर पुट करिएगा। ABCD में आंसर पुट करिएगा। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। ABCD और गलत आंसर मिलेगा तो मार पड़ेगी बच्चों, मार पड़ेगी आपको। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, आप फटाफट आंसर पुट कर दे, फर्दर कैरी ऑन बने। हाइपोटेंशन, अरे बच्चों विष्णु हाइपोथेसिस नहीं होता मेरा बच्चा, हाइपोटेंशन लिखो, हाइपोटेंशन। अब बी आंसर हाइपोटेंशन। या बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिकॉज जितना वॉल्यूम बाहर निकला उतना वॉल्यूम वापस बॉडी में नहीं जाएगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन का मतलब डिक्रीज ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा वो 90 और लेस, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा वो 60 और लेस। इसका मतलब पेशेंट को क्या हो गया बच्चों? हाइपोटेंशन। क्या हो गया? हाइपोटेंशन। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायलिसिस अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन? दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर एमसीक्यू। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ये एनक्लेक्स का क्वेश्चन है कि डायलिसिस अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल अक्रॉस द मेम्ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन? कौन से एक्शन के द्वारा डायलिसिस के अंदर डायलस सेट ऑफ ब्लड जो है वो एक्सचेंज होते हैं बच्चों? आंसर ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन लिखा हुआ है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन लिखा है। पासेज ऑफ फ्लूइड टुवर्ड्स सॉल्यूशन विद द लोअर कंसंट्रेशन, सी में लिखा है अलाउइंग द पासेज ऑफ ब्लड सेल एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थ्रू इट, और डी में लिखा है बच्चों, यू कैन सी एवरीबॉडी, डी में लिखा है पासेज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल टुवर्ड्स सॉल्यूशन विद द हायर कंसंट्रेशन। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, ए बी सी डी। चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन आपके सामने, ABCD पुट करिएगा। यहां अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। राहुल दिनेश क्वेश्चन पढ़ के आंसर दो बच्चा, चौके छक्के नहीं मारो, नहीं तो कभी कभी छक्के वाली बॉल भी कैच हो जाती है बच्चों, इसलिए ध्यान से आंसर दीजिएगा।
क्या बात है, क्या बात है। ज्यादातर बच्चों ने ए पुट किया है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। गीता जाट, क्या बात है बच्चा, बिल्कुल सही आंसर आपका, बिल्कुल सही आंसर। सोनिका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहीं नहीं लिखा हुआ है, चौके क्यों मारे हो बेटा, बैठे बैठे। यदि लिखा होता तो आपको आंसर पुट करना होता है। बिल्कुल कॉमन क्रेट, सही आंसर। विनोद, क्या बात है मेरा बच्चा, विनोद नायक, बहुत बढ़िया बेटा, सही आंसर ए आपने लिखा है, बिल्कुल ए लिखा है, ये सही आंसर है। हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। पेशेंट विद द एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, ESRD। मैंने कहा था जब आपकी किडनी के 10 से 20% फंक्शन बच जाते हैं, उस कंडीशन को एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज कहते हैं। उसको क्या हुआ, आर्टीरियोवीनस फिस्टुला इन द लेफ्ट आर्म। ध्यान से देखना बच्चों, ट्रिकी एमसीक्यू है। एक पेशेंट था ESRD को, एक पेशेंट था बच्चों ESRD का, और उसको आर्टीरियोवीनस फिस्टुला, मैंने कहा था बच्चों आर्टीरियोवीनस फिस्टुला आर्टरी और वेन को कनेक्ट करते हैं हीमोडायलिसिस में। फॉर हीमोडायलिसिस विच इंटरवेंशन डू यू इंक्लूड इन दिस प्लान ऑफ केयर। अब इस पेशेंट का आप केयर कर रहे हो तो कौन सा इंटरवेंशन प्लान में इंक्लूड करोगे। अप्लाई प्रेशर टू द निडल साइड, ध्यान से देखना, अप्लाई प्रेशर टू द निडल साइड अपॉन डिसकंटिन्यू हीमोडायलिसिस। मतलब जब आप पेशेंट को हीमोडायलिसिस था और निडल को डिसकंटिन्यू करेंगे तो जहां पर फिस्टुला था वहां प्रेशर पुट करोगे टू प्रिवेंट अकरिंग ऑफ ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट अकरिंग ऑफ ब्लीडिंग। दूसरा देखिएगा, कीप हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 45 डिग्री। वाई शुड एलिवेट, वाई शुड एलिवेट। सी, प्लेस लेफ्ट आर्म ऑन द आर्म बोर्ड फॉर एटलीस्ट 30 मिनट। लेफ्ट आर्म को आर्म बोर्ड पे 30 मिनट पे रखना, क्यों रखेंगे। और डी में लिखा बच्चों, कीप लेफ्ट आर्म ड्राई, कीप लेफ्ट आर्म ड्राई। आंसर राइट पुट करना बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने, ABCD। आंसर गलत नहीं होना चाहिए, मार खाओगे बच्चों, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सोच समझ के आंसर दो। काफी बच्चे आंसर सही दे रहे। सुरभि, आंसर सही दे बेटा। ए जिन्होंने भी लिखा है उनका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि जब भी आप निडल को डिस्कनेक्ट करोगे हीमोडायलिसिस करने के बाद, तो निडल साइट पे ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से ब्लीडिंग होने की चांसेस होता है। यू शुड नीड टू पुट द प्रेशर, यू शुड नीड टू पुट द प्रेशर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको शॉर्ट आउट करना सीखना है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, क्या बात है बच्चों, क्या बात है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद अ CRF। पेशेंट को क्रॉनिक रीनल फेलियर था, टोल्ड शी मस्ट स्टार्ट हीमोडायलिसिस। अब उसको क्या स्टार्ट हो रहा है बच्चों, हीमोडायलिसिस। क्लाइंट टीचिंग वुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। अब एक पेशेंट था, ध्यान से देखिए, पेशेंट था, उसको क्रॉनिक रीनल फेलियर डायग्नोस हुआ, उस पेशेंट को स्टार्ट करना हीमोडायलिसिस। डियर नर्सेज जब भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हेल्थ एजुकेशन दे रहा है, तो कौन सा इंटरवेंशन इंक्लूड करेगा। फॉलो ए हाई पोटेशियम डाइट, नेवर। स्ट्रिक्टली फॉलो हीमोडायलिसिस शेड्यूल। मतलब डॉक्टर ने बोला है कि 3 to 4 आवर्स डेली आपको डायलिसिस करवाना है, तो उसको कंटिन्यू स्ट्रिक्टली फॉलो करना। कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या था, CRF था। CRF का मतलब क्रॉनिक रीनल फेलियर। सी में लिखा, क्लाइंट विल बी फ्यू चेंज इन योर लाइफ स्टाइल। पेशेंट को बोलना कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आएंगे। और डी में लिखा, यूज एल्कोहल ऑन स्किन एंड क्लीन ड्यू टू द इंटेगुमेट्री चेंजेस। यहां पर इंटेगुमेट्री चेंजेस से प्रिवेंट होने के लिए स्किन का पे स्प्रिट को यूज करेंगे। अब आंसर पुट करेगा। अब बच्चों सोच के आंसर पुट करना। इस एमसीक्यू का आंसर मुझे आपसे चाहिए बच्चों। स्ट्रिक्ट हीमोडायलिसिस शेड्यूल को फॉलो करना है, हाई पोटेशियम डाइट को फॉलो करना है, एल्कोहल का यूज करना है, या फ्यू चेंजेस डेवलप होंगे। मैं आपको हिंट देता हूं बच्चों, आपको हिंट देता हूं। जिन्होंने ए लिखा है वो गलत है, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। जिन्होंने डी लिखा वो भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। और जिन्होंने बी लिखा बच्चों, बी भी होगा, बी भी होगा। तो विच इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्या बात है, बी इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्योंकि डॉक्टर क्रॉनिक रीनल फेलियर में डायलिसिस को एडवाइस किया, हीमोडायलिसिस को एडवाइस किया है, तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना, अदरवाइज पेशेंट कैन गोइंग टू गेट दैट द रीनल कंप्लीट रीनल फेलियर।
नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़िएगा बच्चों, एक क्लाइंट इज अंडरगोइंग पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस का एमसीक्यू है, एक पेशेंट है पेरिटोनियल डायलिसिस उसको चल रहा है। द डायलासेट, क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, मैं बता दूं अभी तक में सबसे इजी एमसीक्यू, मैं कहता हूं जितना बड़ा एमसीक्यू उतना आसान है उसका आंसर। ध्यान से देखिएगा, एक पेशेंट है पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है, डायलासेट ड्वेल टाइम, ड्वेल टाइम का मतलब एब्डोमेन में पेरिटोनियल कैविटी में रखने का टाइम इज कंप्लीटेड, मतलब ड्वेल टाइम पूरा हो गया, ड्वेल टाइम पूरा हो गया एंड द ड्वेल क्लैम्प इज ओपन, और ड्वेल क्लैम्प को खोल दिया, ड्वेल क्लैम्प को खोल दिया टू अलाउ द डायलासेट टू ड्रेन। द नर्स नोट दैट द ड्रेन हैज स्टॉप्ड एंड ओनली 500, सिर्फ कितना आया बच्चों, 500 ml ही ड्रेन हुआ। देन हैज ड्रेन द अमाउंट ऑफ द डायलासेट इन स्टिल, दिया कितना था 1500 ml पुट किया, बट निकला कितना 500 ml, विच इज द फॉलोइंग इंटरवेंशन, डू द फर्स्ट। डियर नर्सेस क्या करेगी, डियर नर्सेस क्या करेगी, पूरे क्वेश्चन ने क्या कहा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। एक पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा था, उस पेशेंट को डायलिसेट डाला, वो 1500 ml था, डालने के बाद ड्वेल टाइम पूरा हो गया तो ड्रेन किया तो 500 ही निकला, जब ड्रेन किया तो 500 ही निकला, 1000 कहां गया, 1000 कहां गया। अब आपका पहला एक्शन क्या होगा, व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन, व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि एक पेशेंट था पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा था, उसका ड्वेल टाइम पूरा हो गया, ड्वेल टाइम पूरा हो गया और ड्रेन करना था तो 500 ml ही निकला, बट डाला कितना था 1500 ml, डाला कितना था 1500 ml। डियर नर्सेस क्या करेगी, डियर नर्सेस का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हियर यू कैन सी, चेंज द क्लाइंट पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन को चेंज करेंगे। बी लिखा है कॉल द फिजिशियन, डॉक्टर साहब को बताओगे कि नहीं ड्रेन हुआ। सी में लिखा चेक द कैथेटर फॉर किंकिंग और ऑब्स्ट्रैक्शन, किंकिंग का मतलब होता है बच्चों ट्विस्ट, ट्विस्टिंग, और ट्विस्टिंग को हिंदी में बोलते हैं मुड़ जाना, मुड़ जाना, दैट वी कैन से ट्विस्टिंग। और क्लैम द कैथेटर एंड इंस्टिल मोर, क्लैम करके और डायलासेट को डालो, क्लैम करके और डायलासेट को डालो, विच इज द राइट आंसर। डियर नर्सेस का काम पूछा, डियर नर्सेस क्या करेगी, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर एवरीबडी। चेंज द पोजीशन नहीं होगा बदमाश बच्चों, पोजीशन चेंज करने से क्या होगा, यदि पेशेंट का ट्यूब जो है ड्रेन वाला वो ट्विस्ट हो रखा है, मुड़ा हुआ है, पोजीशन कितनी भी बदलोगे तो ड्रेन नहीं होगा। तो आपको क्या चेक करना है बच्चों, ट्यूब कहीं मुड़ा हुआ तो नहीं है, ट्यूब कहीं ट्विस्ट तो नहीं हुआ है। यहां पर सी राइट आंसर होगा, जिन्होंने भी ए लिखा बी लिखा वो बिल्कुल गलत है। दैट वी कैन से टू फाइंड आउट किंकिंग और ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं रुकावट तो नहीं है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उसका पता लगाना इट्स प्रायोरिटी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। गेट इट एवरीबॉडी, या बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन जितना बड़ा मैं कहता हूं बच्चों आंसर उतना ही आसान है, जितना बड़ा एमसीक्यू उतना इजी आंसर है। गेट इट एवरीबॉडी, ओके फाइन। तो यहां तक माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपका डायलिसिस की जर्नी थी, हमने यहां पर कोशिश की। आपने हीमोडायलिसिस पढ़ा, आपने पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ा, आपने दोनों पे बनने वाले बेसिक थिंग्स के बारे में डिस्कस किया, बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। यह तरीका है जेएनसी गुरुकुल में पढ़ाने का, यह वो पैटर्न है जो जेएनसी गुरुकुल आपको देता है। तो जेएनसी गुरुकुल को जुड़ने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि ऑफलाइन बैच 24 तारीख को स्टार्ट हो रहा है और इस बार लिमिटेड स्टूडेंट रखे जाएंगे, तो भी सीट पहले आप अपना कंफर्म करें। हॉस्टल फैसिलिटी रहेगा, लाइब्रेरी फैसिलिटी रहेगा, बस गुरुकुल की तरह आपको मेहनत करना होगा बच्चों। कल एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा, और वो स्पेशल टॉपिक होगा जिसमें काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा और जिंदगी में कुछ करने की जिद पे हमेशा अड़े रहना, और उस जिद को पूरा करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई करने के लिए आपके लिए पास जेएनसी प्लेटफॉर्म है बच्चों। और रियली जो अप्रिशिएशन आप लोगों से लगातार मुझे मिल रहा है, जो ट्रस्ट आप लोगों की तरफ से मुझे लगातार मिल रहा है, मैं उसके लिए जी जान से मेहनत करता रहूंगा। अपनी ईमानदारी के साथ
हर उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, आपके सामने लेके आऊंगा, ताकि आप जहां पर भी हो जरूर मैं आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। और आपका प्यार हमेशा मुझे कुछ नया करने के लिए एंकरेज करता है, और आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और लगातार अपनी मेहनत को कैरी ऑन रखिएगा, बड़ों का आदर करिएगा, और जो लाइफ के गोल्डन हीरे होते हैं मदर और फादर, उनका रेस्पेक्ट जरूर करें मेरे बच्चों। मदर और फादर की इज्जत और रेस्पेक्ट जरूर करें, बड़ों का रेस्पेक्ट करें, बुरा न बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ना बड़ी बड़ी फेंकना है, ईमानदारी के साथ खुशी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि कल एक नई एनर्जी के साथ एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आऊं और जरूर कुछ नया देके जाऊं। तब तक के लिए इस कोविड-19 में अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।